तो आइए अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या क्या बात किया, एक बार जरा सा रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। हम लोगों ने इतिहास की बात की, और अगर हम लोग शुरू से बात करें तो मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया कि बीपीएससी के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। मैंने आपको सिलेबस बताया, और फिर इस सिलेबस के बाद हम आपको हिस्ट्री के सिलेबस से वाकिफ़ कराए, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में प्रीलिम्स में क्या है और मेंस में क्या सिलेबस है। फिर जो हम लोगों ने बातचीत की, मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया कि इतिहास विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैंने आपको इतिहास और इतिवृत्ति यानी हिस्ट्री और स्टोरी, इस दोनों का फ़र्क बताया। जबकि देखें आप, हिस्ट्री में भी स्टोरी आता है ना, और स्टोरी। तो हमने इस मुद्दे पर बात की थी। हमने आपको बताया कि इतिहास में 4 चीज़ें होती हैं। क्या होता है, आप ज़रा रिकॉल कीजिए। टाइम होता है, प्लेस होता है, और क्या होता है, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। ये 2 चीज़ होती है, और कहानियों में ये चीज़ें नहीं मिलती हमको। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को पता हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए होता है स्रोत यानी कि सोर्सेस यानी कि एविडेंस। अब ये जो एविडेंस है, ये एविडेंस कैसा होता है, इस पर मैंने आपसे चर्चा की। 2 तरह के एविडेंस हो सकते हैं। एक तो हमने आपको कहा पुरातत्व, और दूसरा हमने आपको कहा साहित्य, है ना। पुरातत्व में हमने आपको बताया कि अगर पुरातात्विक साक्ष्य सिर्फ हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राक इतिहास, और साहित्यिक स्रोत हैं तो उसको हम कह देते हैं इतिहास। और अगर साहित्यिक स्रोत हैं लेकिन आप या हम पढ़ नहीं पाए तो उसको क्या कहते हैं, आद्य इतिहास। तो एक स्रोत के आधार पर जो इतिहास होते हैं उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। फिर हमने आपको बताया कि पढ़ने के लिए जो अपनी सुविधा है उसके लिए हमने इतिहास को 3 पार्ट में बांट रखा है। एक हमने कहा आपको कि एक होता है प्राचीन इतिहास, और एक है मध्यकालीन इतिहास, और एक है हमारा आधुनिक इतिहास। आप बोलेंगे सर कि फिर विश्व इतिहास कहाँ गया, है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब ये जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या है, ये प्राक इतिहास आद्य इतिहास एड ऑन है ना, साथ में ऐड है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे की बात करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये जो इतिहास है दोस्तों, ये बेसिकली क्या है। देखिए, आज एक लड़का आपके सामने खड़ा है या एक लड़की आपके सामने खड़ी है, आप खुद अपने आप को आईने में देखें। आप जैसे हैं, जो आपका स्वरूप है, मैं अब स्वरूप की बात क्या कर रहा हूँ, जैसे आप स्वरूप को समझना है आप ऐसे समझें। आप किन सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ज़रा देखें आप अपने आसपास। आपको दिखेगा कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, आप कार यूज़ कर रहे हैं, है ना। आपका जो घर है ये अब घर नहीं है, ये अब महल जैसा है ना। आप किन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, इसमें आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, लैंग्वेज। आप अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बात नहीं, लेकिन आप कर तो रहे हैं ना। तो क्या हम शुरू से ऐसे हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो हम शुरू से जैसे हम थे वहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है, हम इसी को इतिहास के तौर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मानव आया कहाँ से, है ना। ये मानव कहाँ से आया, यानी ये मानव का विकास कैसे हुआ। अब जब हम मानव का विकास देख रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मानव रह कहाँ रहा है। तो आप देखते हैं कि ये पृथ्वी पर रहता है। तो पहला तो सवाल यही होता है कि पृथ्वी कहाँ से आई। तो पृथ्वी कहाँ से आई, इस पर ज़रा हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा ही चर्चा है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, पृथ्वी कहाँ से आई, इसको लेकर के 2 तरह की धारणाएं हैं पूरे विश्व में। एक धारणा कहती है कि पृथ्वी का निर्माण किसी आदि पुरुष ने किया,
आदि मतलब सबसे पुराना। अब ये आदि पुरुष कौन हो सकते हैं? अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह की मान्यता है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे पंथ हैं, तो अलग अलग पंथ अलग अलग चीज़ें मानते हैं। मैं एक समग्रता में चीज़ों को देख रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो है महादेव आदि शिव आए, है ना। आदि शिव प्लस आदि शक्ति यानी हमारी माता पार्वती। पार्वती माँ नहीं, आप इनको समझें आदि शक्ति, क्योंकि आदि शिव और आदि शक्ति इन दोनों ने मिलकर के सृष्टि की रचना की। ये हम जानते हैं। अगर आप चले जाएं क्रिश्चियनिटी में, है ना, ईसाई धर्म में, उसमें भी एडम और ईव इसकी चर्चा मिलती है। आप अगर इस्लाम में चले आएँ तो इसमें आदम की चर्चा मिलती है। यहूदी धर्म में चले आएँ तो वहाँ भी आपको इसी तरह की चर्चा मिलती है। तो हम इस धारणा पर तो अभी बात नहीं कर रहे। ये अलग अलग लोग, अलग अलग मान्यताएं हैं उनकी, और सबकी मान्यताएं हैं। तो और जानते हैं आप कि हमारा देश जो है वो पंथ निरपेक्ष देश है, तो जो जिस तरह की मान्यताएं रखते हैं उस तरह की मान्यता रखें। हम बात कर रहे हैं दूसरी दूसरी कौन सी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस पृथ्वी को लेकर के। एक भाई साहब हुए, उनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। इन्होंने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम रखा बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट, और थ्योरी का मतलब सिद्धांत। इन्होंने कहा, जॉर्ज लेमेत्रे साहब ने, इन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी है, या चूंकि पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर आती, तो उन्होंने कहा ये जो ब्रह्मांड है इसका जो निर्माण है यह बिग बैंग घटना के साथ हुआ। अब बिग बैंग घटना क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। कहते हैं, इन्होंने कहा कि संसार में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें थी सब एक प्लेस पर कंसंट्रेटेड थी, इस जगह पर। अब यह जब दबते गया, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर है, इधर से प्रेशर, ये सब आपस में एकदम अंदर यहाँ एकदम पूरा एक ही जगह पर सब एकदम एक जगह कंसंट्रेटेड था। तो अब जब ये कंसंट्रेटेड था तो एक समय पे आया जब इसमें विस्फोट हो गया, और इस विस्फोट होने के बाद ये जितनी भी चीज़ें थी वो फैली, है ना। और अलग अलग पिंड, जैसे एक पिंड ये, एक छोटा टुकड़ा ये, एक अलग टुकड़ा, एक अलग टुकड़ा, ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। अब ये जो फैल गया तो ये आपस में टकराया, और टकराने से इनके शेप चेंज हुए। जैसे एक है ये और एक है ये, है ना। ये दोनों आपस में टकराया तो क्या हुआ कि इसका इतना सा पार्ट कट हो गया, इसका इतना सा पार्ट कट हो गया। अब ये जो पार्ट कट हो गया तो ये इसका शेप कैसा हो जाएगा? आप खुद सोचें कि इसका किस तरह का शेप होगा। ये इस तरह का शेप बन जाएगा, है ना। और फिर ये जो टुकड़ा टूटा ये कैसा हो जाएगा? ये अलग जैसा बन जाएगा कहीं, है ना। तो इस तरह करके अलग अलग पिंडों का निर्माण हुआ। अब ये जो पिंड बने तो अब इसका शेप देखिए कैसा हो गया। ये इस तरह का शेप हो गया, है ना। हम लोग जब देखते हैं जनरली तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि हमें इस तरह का पिंड दिखता है जनरली, गोल जैसा, है ना। लेकिन ये एक्चुअली में इस तरह का शेप नहीं है, ये शेप इस तरह का है जैसा मैं ब्लू कलर में हमने आपको दिखाया। तो यह हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद बारिश हुई, बहुत 100 साल तक, करोड़ों साल तक बारिश होती गई। तो बारिश होगा तो आप समझिए क्या होगा। बारिश होने के बाद इसमें मान के चलिए ये ब्लैक कलर का ये जल है, ये पानी भर गया, है ना। तो इससे महासागरों का, सागरों का इस तरह करके निर्माण हुआ, है ना। बारिश हो रही है, ये सब पूरा फिल हो रहे हैं, है ना। जहाँ जहाँ गड्ढे थे वो भर गए, जो ऊंचे थे वो पहाड़ हो गए, है ना। तो इस तरह करके ये पूरा का पूरा जल भर गया। अब जब जल भरा तो इसके बाद क्या हुआ?
जीव मंडल आ गया, है ना। फिर जीव मंडल आएगा, फिर अलग अलग तरह के जीव बनेंगे। तो इसी जीव में से एक जीव है जो बंदर की प्रजाति है, स्पीसीज है बंदर की। अब आप बोलेंगे सर ये बंदर की प्रजाति क्या होती है? आप ऐसे समझें, जैसे आजकल क्या है ना कि ट्रेंड चला है, हालांकि ये बहुत पुराना ट्रेंड है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे डॉग्स लोग आजकल घर में पालते हैं, तो आप देखेंगे ना डॉग की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। एक तो बड़ा क्यूट सा भी लगता है देखने में, जैसे लग रहा है कोई टेडी बियर है। एक लैब्राडोर है ना, पोमेलियन है, अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, इसको पालते हैं लोग। इसी तरह बंदर की बहुत सारी प्रजातियां थी, उसमें से एक प्रजाति आगे चल करके मानव के तौर पर नज़र आ जाती है। तो ये कहानी आपको समझ में आई। अब इस कहानी को हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा आप, मैं आपको पॉइंट वाइज करा देता हूँ। ये जो बिग बैंग की घटना हुई है ना, जो बिग बैंग की घटना हुई ये कब हुई? तो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देखिएगा। दरअसल समय को लेकर के आपको कोई डाउट तो नहीं है, अगर है फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ टाइम को लेकर के। देखिए अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी अगर मैं मान लूँ कि अभी 2024 चल रहा है, मानना क्या है यही है ना। अगर हम इससे पीछे जाएं पिछले साल तो कौन सा हुआ? 2023। अगर मैं दशक पीछे जाऊं तो क्या होगा? 2013। अगर मैं 100 पीछे जाऊं तो कितना हो जाएगा? 1913। इससे पीछे जाऊं, अब मैं 1000 पे जाऊं तो कितना हो जाएगा? 913। अगर मैं इससे भी 1000 साल, अगर इससे मैं 900 साल या 913 साल पीछे जाऊं तो कौन सा साल हो जाएगा? 0 आप बोलेंगे, है ना। इससे भी अगर हम और पीछे जाएं तो कितना? अब हम क्या करेंगे, तो अब इधर हम ईस्वी का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो 0 है इसके जो पीछे जाएंगे हम तो उसके लिए हम ईसा पूर्व का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व को इंग्लिश में कहते हैं BC, है ना, बिफोर क्राइस्ट। और आजकल एक और टर्म शुरू हुआ है, वो है बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, और ये जो है बिफोर क्राइस्ट इसके लिए बोलते हैं AD, है ना। और आजकल इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कॉमन इरा, CE। तो कहीं आपको CE वर्ड मिले और AD मिले तो बात सेम है। ठीक है, अब ये जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के लिए जो टाइम पीरियड है वो किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है? एक तो यूज़ किया जाता है मिलियन बिलियन। तो आपको ना मिलियन बिलियन में बड़ा दिक्कत होगा समझने में, आप मिलियन बिलियन को कैलकुलेट कर लीजिए। मैं आपको आसान तरीके से ले जाता हूँ इस रास्ते पर। आसान तरीका मतलब मैं क्या करता हूँ, आपको करोड़, लाख, हज़ार इन तीनों पे लेके आता हूँ, तो आपको सुविधा भी रहेगी समझने में। तो सबसे पहले यह जो बिग बैंग की घटना हुई यह कब हुई, ये आप नोट कर लीजिएगा। जो जो मैं स्टार लगाता चलूँ वो समझ जाइएगा कि आपके लिए वो याद रखना है। 1370 करोड़ वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना हुई। इस घटना के बाद क्या हुआ? अगला लगभग हाफ आप कर दीजिए तो कितना हो गया? 600 करोड़। 600 करोड़ से 500 करोड़ वर्ष, इस बीच में सौर मंडल का निर्माण हुआ, यानी हमारी पृथ्वी और भी ग्रह सब बने। एक चीज़ और यहाँ समझिए, जब सूर्य और इसके आसपास के जो ग्रह बने, जो इसके नज़दीक अलग अलग प्लैनेट बनते गए, अलग अलग प्लैनेट जो बने, एक प्लैनेट यहाँ, एक प्लैनेट यहाँ, एक प्लैनेट यहाँ, सूर्य से सौर विकिरण, सौर किरणें निकली, सोलर विंड कहते हैं इसको, ये निकली। और यह जो गैस का गोला था, है ना, ये गैस के गोले में से हाइड्रोजन और हीलियम को उड़ा ले गया। उड़ा ले जाने के बाद क्या हुआ? लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व वायुमंडल का निर्माण हो गया हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, अब ये जो वायुमंडल का निर्माण हुआ, फिर 50 करोड़ वर्ष तक बारिश हुई, यानी कि 450 करोड़ वर्ष तक, ये 5 है, 450 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे यहाँ जलमंडल का विकास हो गया, जलमंडल अस्तित्व में आ गया। जलमंडल के अस्तित्व में आने के बाद 380 करोड़ वर्ष पूर्व जीव मंडल अस्तित्व में आया,
और लगभग 43 से 40 करोड़ वर्ष के आसपास में हमारा जीवन अस्तित्व में आया। बात आपको यहाँ तक समझ में आई? अब ये जो जीवन अस्तित्व में आया, इसके बाद सबसे पहले पृथ्वी पर प्राइमेट जो है, प्राइमेट जिसको हम नर मानव कहते हैं, ये हमें लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व दिखा। और लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसा जीव रहा जो मानव के जैसा दिखता था। इसका नाम हमने रखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस, आप ऑस्ट्रेलिया से ये वर्ड याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रालोपिथेकस। ठीक है, अब ये फिर आगे बढ़ते गया, है ना। इसमें से जो आगे बढ़ा उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक टर्म मिलता है आपको होमो। होमो जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मानव। अब इस होमो में आप होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, ये आगे आगे चल के आप जोड़िएगा। सबसे पहले होमो में हैबिलस नज़र आया जो लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व था। इसको आप कह सकते हैं कि यह आरंभिक काल का मनुष्य है। लेकिन ये कैसा है? ये 4 पैर वाला है और सर छोटा है। अगले स्टेज में क्या हुआ? अगले स्टेज में यह खड़ा हो गया। और खड़ा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, कि जब मानव जब खड़ा हो जाता है तो इसका विज़न क्या होता है, दूर तक हो जा रहा है। ऐसे ये नीचे है ना, 4 पैर पे चल रहा है, तो इसका विज़न कितने दूर है? इतने दूर है। लेकिन जब ये खड़ा हो जाता है तो इसका विज़न क्या हो गया? ब्रॉड एरिया हो गया इसके विज़न का, है ना। तो ये ज़्यादा दूर तक देख पा रहा है, तो यात्राएं ज़्यादा दूर तक करने लगेगा। तो अगला जो हैबिलस के बाद जो स्टेज आया वो था इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब ही होता है खड़ा होना। तो अगर ये खड़ा हो गया है तो 2 पैर पे चलने लगेगा। और ये जो हमको दिखा, ये इसके एविडेंसेस हमको 18 लाख साल पहले के मिलते हैं। अब इरेक्टस की बहुत सारी प्रजातियां हैं ना, मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, आप ये एकदम ध्यान रखिएगा और इतना सा ही आप जानिए। इससे ज़्यादा आप जानेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद इरेक्टस की ही आप मान लें कि एक प्रजाति है और उसको कहते हैं मतलब अलग अलग एरिया में, जैसे एक जर्मनी में है उसको बोलते हैं नियांडरथल। नियांडरथल क्यों इम्पॉर्टेंट है समझना? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पावर ऑफ स्पीच की बात करें हम, है ना, बोलने की कला, यह नियांडरथल ने डेवलप किया। ये जर्मनी साइड था, जर्मनी के पास, है ना। बोलने की कला इसने डेवलप की। सबसे पहले अंतिम संस्कार किसने किया? नियांडरथल ने। आप देखिए कि हम कैसे धीरे धीरे सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि ये अंतिम संस्कार करने लगा। तो एक नियांडरथल, एक इसका पेकिंग मैन है ना। इसी की एक इरेक्टस की ही बात मैं कर रहा हूँ। इसमें पेकिंग मैन है, ये चीन साइड था। और एक है अपना जावा मैन। जावा मैन को आप कैसे ध्यान रखेंगे? तो हमारे रामायण में, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं जिनमें रामायण है, रामायण में एक कैरेक्टर है, उनका नाम है जामवंत, जिन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया था कि आप में असीम शक्तियां हैं। ये आप जामवंत से जावा मैन याद रखिए। और चूंकि ये जामवंत जो थे ये इंडोनेशिया साइड थे, आपको पता है इंडोनेशिया में भी राम कथाएं उसी तरह उनका मंचन होता है जैसे भारत में होता है ना। जबकि इंडोनेशिया आज की तारीख में मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी। तो ये जावा मैन जो थे ये इंडोनेशिया साइड थे। ये 3 बातें आपको समझ में आ गई। तो हमने अभी तक आपको क्या बताया? हमने आपको बताया, एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा देता हूँ। मैंने आपको बताया 1370 करोड़ वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना हुई, 600 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व सौरमंडल बना, 500 करोड़ के आसपास में वायुमंडल आया, 450 करोड़ वर्ष पूर्व जलमंडल अस्तित्व में आया, और उसके बाद 380 करोड़ साल के आसपास में जीवमंडल दिखता है, और 45 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन हमको अस्तित्व में दिखता है। और फिर हमारे पास नरमानव आता है, 56 लाख वर्ष पूर्व हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिख रहा है। होमो हैबिलस जो है फिर हमको लगभग आधा है, 56, 20-25। फिर 18 लाख के समय हमको इरेक्टस दिखता है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिससे हम लोग आए, वह है सेपियंस, जिसको आप होमो सेपियंस के नाम से भी जानते हैं, और इस वर्ड से तो आप परिचित हैं। ये लगभग 1.9 लाख से लेकर के 1.6 लाख इस ईयर के बीच हमको दिखता है। और ये जो सेपियंस है ये चिंतनशील है, सोचता है। अगर ये नहीं सोचता तो आप सोचिए, आज अगर हम नहीं सोचते तो ये बल्ब होता, ये लाइट्स होती, ये मोबाइल फ़ोन होता? नहीं होता, है ना।
आज हम लोग देख रहे हैं डिजिटल तरीके से पेमेंट कर दे रहे हैं, आप डिजिटली पढ़ रहे हैं मेरे साथ, है ना। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये किसी ने सोचा, इसलिए ये यहाँ तक आया। तो ये छोटी सी बैकग्राउंड थी जो मैंने आपको समझा दिया, और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आप साथ साथ कोरिलेट करते चले जाएंगे। तो मैं प्राचीन भारत में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ इसको एक बार देख लेते हैं, तब हम लोग आगे की बात करते हैं। प्राचीन काल में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर हम ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत का इतिहास और पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे। और ये हम लोग इसके बाद मध्यकाल पढ़ना शुरू कर देंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब उस बंदर को पकड़ते हैं, वो जो प्राइमेट था, है ना। ये जो प्राइमेट था जो धीरे धीरे होमोसेपियंस की तरफ बढ़ा और होमोसेपियंस बन गया। क्या लगता है आपको, ये प्राइमेट जो है ये 56 लाख, हम चलिए प्राइमेट को भी छोड़ देते हैं, हम ऑस्ट्रालोपिथेकस की बात करते हैं। 56 लाख से 1.9 लाख ईयर तक की जो यात्रा है ये कैसे सोए सोए गुजर गई। तो आप कहेंगे नहीं सर, बहुत सारे स्टेजेस आए होंगे। तो इन स्टेजेस में हम क्या क्या देखते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। ये जो प्राइमेट है या जो ऑस्ट्रालोपिथेकस है ये क्या करेगा यहाँ से यहाँ तक। एक तो देखिए सबसे पहले इसके पास क्या नहीं है, आग नहीं है, बर्तन नहीं है ना, कृषि ये नहीं कर रहा है ना। तो खान पान कैसे कर रहा है, तो ये शिकार पर निर्भर कर रहा है, जो जंगल में मिल जा रहा है उसको खा ले रहा है। और जब ये जंगल से मिल रहा है तो आप खुद सोचें कि ये 56 लाख साल पहले का जो मानव है ये जंगल में जा रहा है, जंगल में ही रह रहा है, गुफाओं में रह रहा है, और जब ये यहाँ जा रहा है तो इसको एक फल मिलता है और ये खा लेता है। इसको नहीं पता वो जहरीला है या नहीं, लेकिन इसको खाने के बाद एक जो है प्राइमेट हमारा, एक ऑस्ट्रालोपिथेकस शहीद हो जाता है। तो अगले ऑस्ट्रालोपिथेकस को यह समझ में आता है कि यह जो है ये जहरीला है, ये नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह नॉलेज एक से आगे धीरे 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 करके बढ़ती है और हम लोग होमोसेपियंस सेपियंस तक पहुंचते हैं। तो अब हम लोग जो देखेंगे चैप्टर को वो हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब यहाँ से आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा पाषाण काल। इसको कैसे पढ़ते हैं, इस पूरे पाषाण काल को। पहले तो मैं चैप्टर आपको अलग कर दूंगा, इसको भी अलग अलग सेपरेट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप समझ जाइए कि इस पूरे पाषाण काल में हम क्या पढ़ेंगे। इस पूरे पाषाण काल को जब हम पढ़ेंगे हमारा फोकस सिर्फ 3 बातों पर होगा। पहली बात कि जो इस समय का मानव होगा वह किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, यह जो मानव है इसके एविडेंसेस हमको कहाँ से मिल रहे हैं, यानी कि कौन सा जगह है जहाँ से हमको इसके जो इसने सामान इस्तेमाल किया वो मिल रहा है। और तीसरी बात कि इसका जो लाइफ स्टाइल है, यानी कि जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन यापन का जो तरीका है वो कैसा है। तो हमारा फोकस सिर्फ इसी 3 बात पर होगा। एक बार हम लोग पाषाण काल को, अब थोड़ा पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, क्यों कह रहे हैं वो हम लोग अभी थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे। देखिए इस पाषाण काल को पढ़ने की दृष्टि से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। दूसरा जो है वो है मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो है इसको बोलते हैं नव पाषाण काल। अब जो मैं टाइम पीरियड आपको बता रहा हूँ उस टाइम पीरियड को लेकर के आप ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है, आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। और एक मोटा मोटा फिगर ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है ये है 5 लाख से लेकर के 10,000 BC तक। ये मैंने क्यों लिखा, आप में से कोई मुझे बता सकता है? चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। आपने एक वर्ड सुना है किलो। किलो का मतलब क्या होता है?
तो ये के जो है ये इस किलो से रिलेटेड, यानी कि जब आप 10 के लिखते हैं इसका मतलब आप 10,000 लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है ये सब चीज़ आपको पता ही होगी। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड फिर क्या हो जाएगा, 10,000 यहाँ था तो 10,000 से ये शुरू कर दिया और 10,000 से लेकर के ये 6,000 BC तक रहा, और ये सारा ईस्वी पूर्व जा रहा है पीछे। ठीक है, ये जो है हमारा 6K से लेकर के 2K तक है। कहीं कहीं अंतर मिल जाएगा आपको, कहीं यहाँ 4 मिलेगा, है ना, कहीं यहाँ 4K हो जाएगा, तो आप उतना लोड ना लें, आप सिर्फ समझें कि क्या है किस तरह से। फिर जो पूरा पाषाण काल है, ये देख रहे हैं कितना लंबा पीरियड है। ये तो मान के चलिए 4,000 है ना, ये भी 4,000 है ना, 4,000 साल का इतिहास है, ये 4,000 साल का इतिहास है। ये कितने साल का है आप खुद देखें कि लगभग 4,90,000 साल का इतिहास है ये। तो इतना लंबा इतिहास कैसे पढ़ेंगे, तो फिर इसको इन्होंने 3 पार्ट में बांटा। पहला जो इन्होंने कहा उसको कहा निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरे को कहा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरे को कहा उच्च पूरा पाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड इन्होंने रखा वो रखा 5 लाख से लेकर के 50,000 तक। मध्य पाषाण का 50,000 से लेकर के 40,000 तक, और उच्च पूरा पाषाण काल का इन्होंने रखा 40,000 से लेकर के 10,000 तक का। अब आप देखें, मैंने आपको क्या बताया था, होमोसेपियंस कब आया, 1.9 लाख। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि होमोसेपियंस से पहले वाली प्रजाति होगी, यानी कि क्या होगा, होमो इरेक्टस। समझ गए मैंने आपको क्यों बताया था। चलिए अब अगर हम इसकी बात करें, पूरा पाषाण काल को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको क्या देखना है, यही 3 चीज़, टूल्स यानी किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल किया, किस किस जगह से हमको एविडेंसेस मिले, और प्लेस क्या रहा। तो मैं आपको इस तीनों को मिला करके बता दे रहा हूं, ये तीनों चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं टूल्स की। किस तरह के टूल्स का यानी किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल इन्होंने किया। ये मैंने टूल लिख दिया यहाँ पे, अभी मुझे ध्यान आया। टूल्स, निम्न पूरा पाषाण काल के जो मानव हैं वो किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। आप खुद सोचिए, आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से आपको कोई जानवर दौड़ा दे तो आप क्या करेंगे, जो आपको सामने मिलेगा आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। छड़ी मिली तो छड़ी, जो भी चीज़ आपको मिले आप उसी से, या तो पहले आप भागेंगे, अगर आप भाग नहीं पाए तो आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ आपको सामने मिलेगा आप उसको लेंगे और उससे आप रेसिस्ट करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। तो उस समय मानव के पास क्या मिल सकता है ना, AK-47 तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, तो जो उसको प्रकृति में जो उसको पत्थर दिख रहा है वही मिलेगा। और इसीलिए इस पूरे सेगमेंट को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो मानव ने जो पहला उपकरण इस्तेमाल किया वो क्या था, पत्थर का था। और इन पत्थर में भी क्या होगा ना कि पत्थर का भी धीरे 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 क्या होगा, डेवलपमेंट। तो पहले जो इनको मिला वो जो है निम्न पूरा पाषाण काल में, इसमें ये क्या यूज़ कर रहे हैं, हैंड एक्स। हैंड एक्स मतलब, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, हैंड मतलब हाथ, मतलब उसको एक ऐसा पत्थर मिला है जिससे वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल, कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसमें क्या लगा है उसका हाथ, वो हाथ से ही कर रहा है काम। जैसे अभी आप कुल्हाड़ी देखें तो उसके पीछे एक लकड़ी लगी रहती है ना, लेकिन उस समय क्या कर रहा है, वो हाथ से कर रहा है। इसके अलावा जो इनको और जो उपकरण इस समय हमको मिलते हैं उसको बोलते हैं क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, चॉपिंग समझ रहे हैं, चॉपिंग करना, प्याज आप चॉप करते हैं। पेबुल,
ये इनको 5 उपकरण हमको निम्न पूरा पाषाण काल में देखने के लिए मिलते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके लिए नहीं, लेकिन ये आपको ध्यान रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन मैं चूँकि आपको समग्रता में चीज़ें बता रहा हूँ तो थोड़ा बैकग्राउंड से चीज़ें आपको ठीक से समझ में आ जाएंगे, वरना आप सभ्यताओं को नहीं समझ पाएंगे। इस पेबुल के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अदर स्टेट में रहता है। तो जरा आप इस पेबुल को समझ लें। पेबुल क्या है? ये माने पहाड़ है, राइट। इससे एक नदी निकलती है जो मैदानी इलाके में आती है ना। और ये मैदानी इलाका पार करते करते यूपी बिहार होते होते ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप जानते हैं जो पहाड़ है ये पत्थर का है, तो यहाँ से ये एक पत्थर लेती है, इसको लुढ़काते लुढ़काते नीचे तक ले आती है। तो ये जो पानी की धार इसके साथ होती है, तो इस पत्थर का शेप कैसा हो जाता है? गोल जैसा। तो ये जो नदियाँ जो पत्थर बहा कर लेके जा रही हैं, इसको बोलते हैं पेबुल। गोलाकार हो रहा है। आप देखेंगे नदी के किनारे अगर आप जा रहे हैं, या आप कभी अगर उत्तराखंड जाएं, ऋषिकेश जाएं, आप हरिद्वार जाएं, हरिद्वार में मैंने देखा है ऐसा, तो आपको वहाँ हरिद्वार में आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे वैसे ही पेबुल आपको नज़र आ जाती है। तो आपने ये देखा। अब क्या है अगला जो मध्य पूरा पाषाण काल आएगा, इसमें क्या होगा? इसमें ये पत्थर का जो औजार है इसमें थोड़ा डेवलपमेंट होगा। क्या डेवलपमेंट होगा? आप एक बड़ा सा पत्थर लें और उसको एक पत्थर पर गिरा दें, और अगर एक पत्थर अगर टूटता है तो आप देखेंगे उसमें किस किस तरह के शेप बनेंगे, है ना। अब उस शेप पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस मैं आपको नाम बता देता हूँ कि इस समय जो उपकरण मिलते हैं हमको, वो एक ब्लेड हो जाते हैं। और ऐसा नहीं समझिए कि ये चारों पांचों बंद हो गए, ये चारों पांचों इधर भी रहेंगे। आज भी हम काम करते हैं ऐसे पत्थरों से, है ना। ब्लेड, इसके बाद एक है पॉइंट, एक है बोर, और एक बोलते हैं स्क्रैपर। ये 4 इस समय उपकरण मिलते हैं। फिर आगे चल करके ब्लेड रहता है, एक नया उपकरण आ जाता है, वो है ब्यूरिन्स। ये नाम है इंग्लिश में, आप इसी तरह याद कर लीजिए, ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सोचिएगा मत, बस नाम है, रट जाइए, काम ख़त्म। ठीक है। अब ये जो पत्थर बन रहा है, ये जो है इस तरह के जो औजार बन रहे हैं, इसमें जो है रॉ मटेरियल कैसा इस्तेमाल हो रहा है? तो इस समय तो जो है वो तो पत्थर ही इस्तेमाल हो रहा है, आप जान ही रहे हैं, कोर स्टोन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इस समय आके ये पत्थर टूट गया, तो पत्थर का क्या हो गया? ये प्लेग बन गया, है ना। सल्क भी बोलते हैं इसको, सल्क हो गया, फलक हो गया, इस तरह का बन गया। और इस समय उच्च पूरा पाषाण काल आते आते इस पत्थर में होमोसेपियंस मानव ने हड्डी जोड़ दिया। हड्डी मतलब, अब आप ऐसे समझें, एक बड़ा सा जानवर मर जाए, है ना, तो उसका जो लेग है ना, जहाँ से ज्वाइंट होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक होल है ना। उस होल में क्या किया उन्होंने? जैसे ये एक बोन है, ये बोन है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एक पत्थर फंसा दिया, है ना, तो कुल्हाड़ी बन गई। समझ गए? तो इसमें क्या किया? आगे चल के इन्होंने हड्डी ऐड कर दिया। अब धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ेंगी, हड्डी की जगह और भी चीज़ों का इस्तेमाल होने लगेगा। तो आप उपकरण समझ गए। अब हम ये जो हम पूरा पाषाण काल देख रहे हैं, इस पूरा पाषाण काल के एविडेंसेस हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आइए जरा हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्लेसेस यानी स्थान। हम अब बात करेंगे सिर्फ भारत की। एक चीज़ शायद मैं आपको बताना भूल गया, तो आप इसको नोट कर लेंगे। जो मानव का जो हमको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, तो हमें अफ्रीका से मिलता है। ये सबसे पुराने मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है। अब जो हम प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हम किस पर ध्यान देंगे? अपने भारत पर। और ना सिर्फ भारत पर, हम अखंड भारत पर ध्यान देंगे। ठीक है। अखंड भारत में एक तो हमारा सबसे पहले ये जो इन लोगों ने हमसे ले रखा है, जो हमारा ज़मीन उधर उधर पड़ा हुआ है, अभी तो फ़िलहाल रेंट पे है उन लोगों के पास, लीज में, कुछ दिन के बाद आ ही जाना है। यह है पाकिस्तान। तो हम ज़रा पाकिस्तान पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लेस पाकिस्तान में हैं। देखिए, ये जितने भी आपको जगह मिलेंगे ना, ये सब नदियों के किनारे हैं। क्यों नदी के किनारे हैं? क्योंकि इस समय
जब पृथ्वी बनी और इसके बाद का जो समय, इस समय क्लाइमेट जो है बहुत ठंडा है। तो ठंडे क्लाइमेट में नदी के किनारे ना तापमान थोड़ा ऊंचा मिल जाएगा इन लोगों को। एक दूसरी बात, नदी के किनारे ना इनको शिकार मिल जाएगा, नदी के किनारे इनको पत्थर मिल जाएगा, नदी के किनारे इनको खुद को पीने के लिए पानी मिल जाएगा, जल। तो इसीलिए सब ये जितने भी आपको मानव की बसावट नज़र आएगी वो नदियों के किनारे नज़र आएगी। अब ये जो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में एक नदी है जिसको कहते हैं सोहन नदी। ये मोहन नहीं है, ये सोहन है। और इस नदी की घाटी में कुछ प्लेसेस हमको दिखते हैं, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और इस सोहन संस्कृति को एक और नाम से जाना जाता है, और वो क्या नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने उपकरण देखा था ना, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल, तो इसको बोलते हैं सोहन संस्कृति को चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति। इसको ये संस्कृति भी कहते हैं। अब पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह, बहुत आसान है याद करने का, ABC। आप इस ABC को याद रखिए, बस पाकिस्तान के प्लेस खत्म। A फॉर अड़ियाल, B फॉर बनवाल, और C फॉर चौनतारा। ये 3 प्लेस पाकिस्तान में थे। तो अब पाकिस्तान के आपको 3 प्लेस पता हो गए। अब हम लोग बात करते हैं भारत में कि हमें भारत में कौन कौन सा प्लेस देखने के लिए मिलता है। भारत में अब जो हम भारत में देखेंगे तो अब हम स्टेट के हिसाब से देखेंगे। तो पहला स्टेट हम ऊपर से ही लेते हैं। ऊपर कौन है? कश्मीर। पहले हम कश्मीर पे चर्चा करते हैं। 2 बातें आपको ध्यान रखनी यहाँ पे। कश्मीर में एक जगह है पहलगांव। यहाँ पर एक विद्वान थे, उनका नाम था HD संकालिया। इनको यहाँ पर पहलगांव से हैंड एक्स मिला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो प्लेस अपना मिला वो था उत्तर प्रदेश में। अभी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। कश्मीर की बात हमने कर दी, और बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की। ये आपको एकदम ध्यान रखना, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको फिर कन्फ्यूज़न ना रहे। हम बात कर रहे हैं अभी पूरा पाषाण काल में। उत्तर प्रदेश में जो नदी है वो है बेलन नदी। अब ये बेलन नदी कहाँ है? तो बेलन नदी आपने नाम सुना है प्रयागराज। पुराना नाम है ये प्रयागराज, और आजकल फिर से ये नाम हो गया है। यहाँ से मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज़ भी आई थी, आप लोग तो जानते ही हैं। तो ये प्रयागराज से मिर्ज़ापुर तक ये बेलन नदी घाटी का क्षेत्र, यहाँ पर हमें एविडेंस मिलते हैं। और कितने हैं प्लेसेस? तो 44 प्लेसेस हमको दिखते हैं। तो इन 44 को आपको याद नहीं करना है, बस एक छोटा सा आपको इतना सा ध्यान रखना था। तीसरा MP मध्य प्रदेश में जो नदी है, आपको पता है मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहती हैं। तो इस नर्मदा नदी घाटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, उसका नाम है भीमबेटका। इसके बारे में थोड़ा और अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे भीमबेटका के बारे में। ये रायसेन जिला में है। तो एक प्लेस हमको भीमबेटका मिलता है। एक प्लेस और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हथनौरा। अब ये हथनौरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत में जो मानव का साक्ष्य है ये हमें हथनौरा से ही सबसे पहले मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा, आपको 2 प्लेसेस मैंने इंपॉर्टेंट बताए। एक पहलगांव बताया, यहाँ HD संकालिया को हैंड एक्स मिला, और हथनौरा में क्या मिल रहा है? मानव के प्रथम साक्ष्य।
जो हमारे भारत के एविडेंस है, तो आप पूछेंगे सर यहाँ कौन सा मानव मिला, है ना, क्योंकि हमने तो टाइम पीरियड आपको बहुत लंबा चौड़ा लिखा रखा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो मिला वो हमें होमो इरेक्टस मिला है, हमें होमो इरेक्टस के साक्ष्य मिले। अब अगला जो प्लेस है वो है आंध्र प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये आंध्र है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कौन सी नदी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे गोदावरी नदी है। और फिर मानव इस गोदावरी नदी के किनारे बसा। इस गोदावरी नदी के किनारे हमको 3 जगह मिलते हैं। एक है नागार्जुनी कोंडा, ये कोंडा वोंडा उस तरह का ही नाम है, आपको याद ही रह जाएगा। एक है रेणुगुंटा और एक है बेट्टम चिल्ला। ये 3 जगह आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। अगला जो है, अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमको कौन कौन से जगह मिलते हैं, पहले तो नदी देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी नदी है। तो महाराष्ट्र में जो आपको नदी दिखेगी वह है प्रवरा नदी। तो इस प्रवरा नदी घाटी में आपको फिर यहाँ भी 3 जगह देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 जगह। और भी प्लेसेस, ऐसा नहीं कि और प्लेस नहीं है, और भी प्लेसेस हैं। तो एक है नेवासा, एक है इनाम गांव, जब मैं 12th में था तो हमारे शहर में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। तो मैं जब दुर्गा पूजा का मेला देखने जाता था तो वहाँ पर क्या होता था, हमारे इधर ना थीम पूजा थोड़ा ज़्यादा होता था, अभी भी होती है। तो उसमें थीम पूजा क्या होता है कि जैसे एक प्लेस है, वहाँ पर किसी का प्रतिरूप बना दिया, जैसे लोटस टेम्पल बना दिया, है ना, लाल किला जैसी चीज़ें बना दी, उसमें माँ दुर्गा का आइडॉल रख के पूजते हैं। तो वहीं पर एक बार मैंने देखा था कि एक जो है गांव जैसा बनाया गया था, वहाँ रखा गया था इनाम गांव नाम। तो तभी तो मुझे नहीं पता था 12th में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी इस तरह का ह्यूमैनिटीज़ का रहा नहीं उस समय। फिर बाद में जब मैंने पढ़ा इनाम गांव तो मुझे लगा अच्छा ये इनाम गांव यहाँ से आया है। तो इनाम गांव बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि ये महाराष्ट्र का प्लेस है। और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल करके जो ताम्रपाषाण काल है वहाँ पर इस सब जगहों पे एक एक करके धीरे धीरे इसी सब जगह पे ना संस्कृतियाँ डेवलप होंगी। इसके अलावा एक प्लेस है पटने। ये पटने पटना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये पटने है। और यहाँ क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पटने, क्योंकि पटने से ना हमको शुतुरमुर्ग का सेल मिला। शुतुरमुर्ग का जो अंडे का खोल होता है ना, एग सेल, ये एविडेंस हमको पटने से मिले हैं। इसके अलावा मैं आपको गुजरात के बारे में बता दूं जरा। गुजरात प्लस राजस्थान मैं आपको दोनों में बता देता हूँ। गुजरात में एक जगह है पुष्कर। आप जानते हैं पुष्कर में ब्रह्मा जी की इकलौती मंदिर है। तो पुष्कर, राजस्थान में चित्तौड़, यहाँ से कुछ कुछ एविडेंसेस मिले। इसके अलावा कर्नाटक में जो है ये मालप्रभा और घाट प्रभा, इस नदी घाटी में हमको कुछ प्लेसेस देखने के लिए मिलते हैं। पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद है मद्रास। मद्रास में जो कोटलायर नदी है, कोटलायर नदी, यहाँ से हमको एविडेंस मिलते हैं। और ये जो है इसको हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं। तो कितनी बातें हमको समझ में आई। एक तो हमको हैंडेक्स संस्कृति अगर पूछे तो मद्रास लगाना है। हैंडेक्स कहाँ से मिला, तो कश्मीर के पहलगांव से, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो मध्य प्रदेश हथनौरा, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि कश्मीर में जो हैंडेक्स खोजा गया किस विद्वान ने खोजा, तो आप क्या बताएंगे, HD संकालिया, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो प्लेस भारत में जो मानव का प्रथम साक्ष्य मिला वो कौन सा मानव था, तो आप क्या बोलेंगे, होमो इरेक्टस। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य किस राज्य से मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी। क्या क्या देखी, एक हमने टूल्स देखा, एक हमने प्लेसेस देखे।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जीवन कैसे जी रहे हैं, इनका लाइफ स्टाइल कैसा है। देखिए, जो पूरा पाषाण काल के लोग हैं, आपको जो जो चीज़ ध्यान रखने का है वो मैं बता देता हूँ। जो पूरा पाषाण काल के लोग हैं, ये कृषि, बर्तन, आग, आप क्लियरली कहेंगे कि ये हमको नहीं मिला है, एकदम ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर ये नहीं है तो इस समय का मानव क्या है, तो आप देखेंगे मानव क्या है ना कि ये उत्पादन नहीं करता है कुछ, ये क्या करता है, उपभोग करता है। यानी आप कह सकते हैं कि मानव इस समय क्या है, उपभोक्ता है। जो प्रकृति से चीज़ें मिलती हैं उन प्रकृति को क्या करता है, वो कंज्यूम कर जाता है। जैसे ये उपभोक्ता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये शिकार पर निर्भर है, प्लस खाद्य संग्रह, जंगल जाता है, चुन बिन के ले आता है और चुन चुन के खा रहा है, वो चुग रहा है। अब ये जो शिकार कर रहा है वो कैसा जानवर है, आप याद रखिएगा कि इस समय जो है ना जानवर बड़े बड़े हैं, विशालकाय हैं, और ठंड का मौसम है, इस समय बहुत ठंड चल रही है, तो इनके ना बड़े बड़े बाल भी हैं, इन सब का शिकार कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा टाइम, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ठंड है ठंड है ठंड है, ये एक्चुअली में आइस एज है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब यह जो आप पत्थर के औजारों में जो परिवर्तन देखें, तो इन औजारों से आपको क्या समझ में आया? इन औजारों से तो हम यही समझ रहे हैं ना कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मानव, इस समय का जो मानव है, ये परिस्थितियों के अनुरूप इसका बौद्धिक विकास हो रहा है। आज भी हमारा बौद्धिक विकास होता है ना, हम आज भी धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं। आप एक छोटे बच्चे को देखें, वो कितना कुछ सीखता है, ब्रश करना सीख रहा है ना, गुड मॉर्निंग बोलना सीख रहा है ना, राम राम करना सीख रहा है, वो पूजा पाठ करना सीख रहा है, वो अपने काम को करने सीख रहा है, जूता का फीता लगाना सीख रहा है, वो लेस लगाना सीख रहा है। तो कैसे वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, तो ये बौद्धिक विकास हमारी है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ नोट कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको और नोट करा देता हूँ। इसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। देखिए, ये जो पूरा हमने देखा है ना, कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल के तहत निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस समय हमको चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगे, और चित्रकला के साक्ष्य हमको किस टाइम पीरियड से मिलते हैं, तो आप इसको मानिए कि उच्च पूरा पाषाण काल के हैं। और प्लेस कौन सा है, तो भीमबेटका। इस समय हमको पेंटिंग के साक्ष्य मिलते हैं। सेम, क्या इनके पास घर है, तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन एक अपवाद मिला और वो हमको भीमबेटका से ही मिला। भीमबेटका में हमको कृत्रिम आवास यह दिखा। ठीक है, इसके अलावा यूपी का जो हमने आपको 44 प्लेस बताए, उसमें से एक प्लेस है लोहंदा नाला। लोहंदा नाला, यहाँ से हड्डी की मातृ देवी मिली हैं, इसका साक्ष्य मिला है। तो ये 3 बातें आप ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न होते हैं। बीपीएससी में नहीं तो अदर स्टेट पीसीएस में रहते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं कि वो कभी पूछ नहीं सकते। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल से डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।